हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और आज का विषय है G20 सम्मेलन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक में बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, रिजर्व बैंक के गवर्नर का सम्मेलन हुआ था। अब आज से यानी 1 मार्च से इंडिया में G20 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होना है और इस सम्मेलन में जापान के विदेश मंत्री भाग नहीं लेंगे। और आज का जो विषय है वो ये है कि जापान के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, योशिमासा हायाशी जापान के विदेश मंत्री का नाम है और ये फाइनली ये तय हो गया है कि वो इसमें नहीं आएंगे। उनके स्थान पर जो हमारे जापान के विदेश मंत्री हैं जो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक डेलीगेट भेजा है जो जापान के उप विदेश मंत्री हैं और जापान के उप विदेश मंत्री केंजी यामादा भारत आ चुके हैं, वो भाग लेंगे। लेकिन दोस्तों, उनका जापान के विदेश मंत्री का भारत नहीं आना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के भारत में भी और जापान में भी उनके इस फैसले की बहुत आलोचना हुई है। तो पहले हम बात करते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, जापान के विदेश मंत्री जो भारत नहीं आ रहे हैं उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जापान में अभी बजट सत्र चल रहा है संसद का और वो बजट पे चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वहां मौजूद रहना चाहते हैं, इसलिए वो भारत में जो G20 का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है उसमें उन्होंने नहीं आने का फैसला लिया है। लेकिन क्या बात इतनी सी है दोस्तों, अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका भारत में नहीं आने का जो निर्णय है वो किसी और विषय से संबंधित है, केंद्रित है और इसका जो सीधा सा जो संबंध है वो रूस से है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो G20 के का पहले जो ढांचा है वो ये समझिए कि ये अभी भारत अध्यक्ष है और भारत की अध्यक्षता में कई राउंड में बैठकें होनी है, वित्त मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की, ऊर्जा मंत्रियों की। इस तरह से जब बैठक होती है और अंत में होता है शिखर सम्मेलन जिसमें सभी 20 जो भारत के टॉप 20 जो दुनिया के टॉप 20 वाले देश हैं, इकोनॉमी वाले देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों की फिर उनका शिखर सम्मेलन होता है। उससे पहले सभी मंत्रियों की बैठक होती है। उस के तहत विभिन्न मुद्दों पे जैसे वित्त मंत्री की बैठक होगी तो विभिन्न देशों की जो वित्तीय हालात हैं उस पर चर्चा होती है। विदेश मंत्रियों की बैठक होती है तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उस पर चर्चा होती है और इस तरह से होता है। तो जब वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी अभी बेंगलुरु में तो एक ज्वाइंट और सभी बैठकों के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है जिसमें ये तय किया जाता है कि दुनिया के सामने कौन से इश्यूज हैं और उसका समाधान किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों, वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक टॉपिक्स आया था रसिया को लेकर के और यूक्रेन को लेकर। जो G20 देश के अमेरिका समर्थित प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे जापान है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन लोगों का मानना है कि सभी बैठकों में रूस की निंदा की जाए कि उसने जो है यूक्रेन पे लड़ाई थोपी है, रूस को इन्वेडर आक्रमणकारी घोषित किया जाए और उनकी एक कड़े शब्दों में निंदा की जाए। और भारत इससे बचना चाह रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत रूस का दोस्त है। भारत कभी नहीं चाहता कि रूस को इस तरह से रूस की आलोचना हो। भारत का स्टैंड ये है कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक क्राइसिस है। जैसा कि रूस मानता है उसने यूक्रेन की अपनी जो उसकी जो लड़ाई है उसको उसने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। तो भारत रूस की लाइन पर है। भारत रूस को इन्वेडर न मान करके रूस यूक्रेन की लड़ाई को एक क्राइसिस मानता है। तो इसलिए जब वित्त मंत्रियों की बैठक खत्म हुई तो उसमें कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी नहीं हो पाया
और जब आपको याद होगा कि फ्रांस ने भी धमकी दी थी कि अगर रूस को इन्वेडर नहीं माना जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता है कि तुमने लड़ाई गलत छेड़ी है, तो फिर उसने ये धमकी दी थी कि हम जो फाइनल कम्युनिक होगा उस पर हम साइन नहीं करेंगे, जो शिखर सम्मेलन में जब वो जॉइंट डिक्लेरेशन की बात आएगी। तो दोस्तों चलो हम फ्रांस को भी हटाते हैं, अभी हम जापान की बात करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैंड फ्रांस का है वही स्टैंड जापान ने लिया है, और इसलिए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जापान के विदेश मंत्री ने नहीं आने का फैसला लिया है, अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया है। जापान सरकार ने फाइनली इसको एडमिट कर दिया है, इसकी घोषणा कर दी है। अब सवाल यह है कि इसका असर जो है क्या पड़ेगा। और पहले तो आपको ये बताऊं कि इसके फैसले को लेकर जापान में भी विरोध है, भारत में भी विरोध है। यहां तक कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत सरकार ने जापान सरकार को ऑफिशियली ये कहा है, विरोध जताया है और कहा है कि अगर आप हमारे इस सम्मेलन में नहीं आएंगे तो इसके जो परिणाम है वो द्विपक्षीय परिणाम जो है, जो रिश्ते हैं, उसमें भी खटास आ सकती है। और यही बात जो मीडिया है जापान की उसने भी कहा है। जापानी मीडिया ने जापान के विदेश मंत्री के फैसले का विरोध किया है और कहा है ऐसे समय में जब जापान को भारत की सबसे अधिक जरूरत है, वो भारत से खामखा भारत से अपने रिश्तों को खराब कर रहा है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हाँ, एक चीज और है, जापान के विदेश मंत्री तो इस सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगे हाथ चीन के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में आ रहे हैं। जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आज से होने वाला है उसमें उन्होंने भाग लिया है, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। अब ये समझिए कि चीन ही वो इश्यू है जिसको लेकर के जो भारत और जापान को नजदीक लाता है एक दूसरे के। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड बना है, क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए उसके मेंबर हैं। और ये जो क्वाड बना है वो चीन को घेरने के लिए ही बना है, क्योंकि चीन एक तरफ हिंद महासागर में एग्रेसिव हो रहा है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में एग्रेसिव हो रहा है। साउथ चाइना सी में जापान के हितों को प्रभावित कर रहा है और हिंद महासागर में भारत के हितों को प्रभावित कर रहा है। और ताइवान के इशू पे भी जापान ताइवान के साथ खड़ा है, इसलिए चीन से उसकी प्रतिद्वंदिता है। और दूसरी बात ये कि चीन और जापान के अलावा जो है वो इतिहास प्रसिद्ध है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चीन पर जापान ने आक्रमण किया था, मंचूरिया जीत लिया था। फिर नॉनकिंग का जो कांड है वो आपको याद होगा, जिसको नॉनसिंग मैसेकर कहा जाता है, नॉनकिंग नरसंहार कहा जाता है। उसको लेकर भी चीन जापान से अदावत रखता है। और 2006 में जब जापान के विदेश मंत्री भारत आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो ये था कि 1300 वर्ष के इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं आया संभवतः जब चीन और जापान के बीच कभी दोस्ती रही हो या इनके रिश्ते, दोनों के रिश्ते मधुर रहे हों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के चीन एक ऐसा देश है जो जापान को और भारत को नजदीक लाता है। और इसके अतिरिक्त जापान और भारत के बीच कारोबारी संबंध भी है। एशिया में जापान सबसे ऐसा देश है जिसके सबसे ज्यादा कारोबार भारत के साथ है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जापान के विदेश मंत्री का भारत नहीं आना अपने आप में एक ताज्जुब पैदा करता है। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत पर इतना दबाव बना दे कि वो रूस का विरोध करने के लिए वो बाध्य हो जाए। पहले फ्रांस को आगे किया, फिर जर्मनी को आगे किया, उसके बाद अब वो जापान को आगे करके वो भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है कि वो रूस के खिलाफ बयान दे, रूस को आक्रमणकारी घोषित करे, रूस को लेकर के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वो जो G7 देश हैं, ग्रुप 7 जो अमेरिका समर्थित देश हैं, उसके साथ भारत खड़ा हो जाए। भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया है फिलहाल। तो ये जो दोनों के विरोध हैं ये आपने समझ लिया। अब देखना ये है कि इसका आगे का परिणाम क्या होता है दोस्तों। तो बहरहाल G20 की जो मीटिंग है उसमें मैंने ये बता ही दिया कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है। अब दोस्तों जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है जिसमें चीन भाग ले रहा है, उस सम्मेलन पे हमारी नजर होनी चाहिए कि उसमें फाइनल डिक्लेरेशन क्या होता है और रूस
का जो विरोध है उस विरोध का लेवल क्या होता है, उसकी संवेदनशीलता क्या होती है। बहरहाल हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत को किसी तरह से रूस के खिलाफ खड़ा किया जाए। जिस दिन भारत अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका रूस के खिलाफ आधी लड़ाई जीत जाएगा, ऐसा उसका मानना है। इसलिए वो भारत के जरिए रूस को एक मैसेज देना चाह रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप यानी मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, इसको समझाने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स बनाया है ताकि विषय वस्तु को समझने में आपको मदद मिले। दोस्तों, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।